हेलो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी विद गोवर्धन शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम जनसंख्या जो समूह हैं उनको पढ़ रहे थे और उसके अंदर हमने एशियाई जनसमूह और यूरोपीय जनसमूह हमने पढ़ लिया था। एशियाई जनसमूह की जो मुख्य विशेषताएं थी उसके अंदर 10 डिग्री अक्षांश से लेकर 40 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य जो है जनसंख्या का निवास जो है वो ज़्यादा है, यहाँ का जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। उसके पीछे के हमने कारण भी पढ़े थे कि यहाँ पे जो है एक तो जलवायु जो है वो समान होती है, समशीतोष्ण प्रकार की यहाँ पे जलवायु है, नदियों के द्वारा निर्मित उपजाऊ मैदान है, इसलिए यहाँ पे जनसंख्या जो है वो ज़्यादा निवास करती है। वहीं यूरोपीय जनसमूह भी हमने पढ़ा था और आज हमें जो तीसरा जनसमूह है हमारा वो अमेरिकी जनसमूह है, उसको पढ़ना है। देखिए, अमेरिकी जो जनसमूह ये विश्व का तीसरा बड़ा जनसमूह है और यहाँ की आबादी जो है वो सघन है। और यहाँ की जो सघन आबादी है वो कहाँ निवास करती है? यहाँ के जो महानझील क्षेत्र है, महानझील क्षेत्र जिसके अंदर 5 जो झीलें हैं, सुपीरियर झील वगैरह, वो उस वाले क्षेत्र के अंदर यहाँ का जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज़्यादा रहा है। यूएसए का जो उत्तरी पूर्वी भाग है उसके अंदर इस प्रदेश की जो है 80% जनसंख्या 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व में रहती है। 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व दिशा की ओर जो है यहाँ की जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है, जो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य रहती है। यहाँ के जो अधिकांश लोग हैं उसमें से 75% लोग जो हैं वो नगरों में रहते हैं और विश्व के जितने जनसमूह हैं उसके अंदर से सबसे नवीन बसा हुआ जनसमूह जो है वो अमेरिकी जनसमूह है। इसके कारण यहाँ पर जो ज़्यादा जनसंख्या है वो किस प्रकार की है? नगरीय जनसंख्या है। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा भी कि 75% जो लोग हैं यहाँ के वो कहाँ रहते हैं? नगरों के अंदर रहते हैं। यहाँ पर जो अधिकतम जनसंख्या है उसमें 90% जनसंख्या जो है वो यूरोपीय देशों से आई है और शेष जो जनसंख्या है वो जो अफ्रीका वाले जो क्षेत्र हैं यहाँ से जो है जनसंख्या यहाँ पे गई है। देखिए, यहाँ की जनसंख्या वो नगरीय है। यह जनसमूह जो है यूरोपीय जनसमूह से अधिक विकसित एवं संपन्न है। अमेरिकी जनसमूह जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित है क्योंकि यहाँ जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों जो है पूर्णतः नियंत्रित है तथा साथ ही बाहरी देशों के अप्रवास पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। यहाँ पे जो है बाहरी व्यक्ति जो हैं वो भी कम आ जा सकते हैं, उसके ऊपर प्रतिबंध है। यहाँ पे आके आप्रवास मतलब हमेशा के लिए आ नहीं सकते, रोजगार वगैरह प्राप्ति के लिए यहाँ आ सकते हैं, उन्हें वहाँ की नागरिकता जो है बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है। अगला जो हमारा जनसमूह आता है वो है अफ्रीकी जनसमूह। अफ्रीकी जो जनसमूह है यहाँ की 2001 के अनुसार जो जनसंख्या है वो 81.8 करोड़ थी और वर्ष 2013 के अंदर जो है जनसंख्या बढ़ के 110 करोड़ के आसपास हो गई है, जो विश्व की कुल जनसंख्या का जो है कितना है? 15.4% है। अफ्रीका में धरातल का 70% से अधिक भूभाग जो है वो रेगिस्तानी है। यहाँ पे कालाहारी, सहारा मरुस्थल वगैरह जो क्षेत्र हैं वो सारे क्षेत्र यहाँ पर ही विस्तृत हैं। इस कारण यहाँ के जो निवासी होते हैं वो मूल रूप से जनजातियों के रूप में निवास करते हैं तथा गैर आबादी सघन वनों से घिरा हुआ क्षेत्र है। यहाँ के जो ज़्यादातर क्षेत्र जो है वो तो किस प्रकार का है? रेतीला है। और कुछ क्षेत्र जो है वो किस प्रकार का है? सघन वन है वहाँ पे, तो वहाँ पर भी लोग नहीं रहते हैं, इसलिए यहाँ की जनसंख्या घनत्व जो है वो अन्य जो जनसमूह हैं उनसे कम है। यहाँ केवल 30% भूभाग पर ही जनसंख्या निवास करती है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व जो है वो कितना है? 32 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो मरुस्थलीय भागों में 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ही रह जाता है। जिस प्रकार राजस्थान के अंदर भारत की अगर बात करें हम तो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व जो है वो 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, लेकिन वहीं इसके जैसलमेर वगैरह वाले मरुस्थलीय क्षेत्र जो जिले हैं उनकी अगर हम बात करते हैं तो वहाँ 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की जनसंख्या निवास करती है। नील नदी की जो निचली घाटियाँ हैं वहाँ पे 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है निवास करते हैं। इसका बड़ा संकेंद्रण 3 क्षेत्रों के अंदर है। अफ्रीकी जनसमूह है, यहाँ की जो 3 क्षेत्र हैं वहाँ जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। वो 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं? देखिए, तो नील नदी घाटी क्षेत्र है, दूसरा जाम्बिया एवं नाइजर नदी घाटी क्षेत्र है, यहाँ पे गिनी का तट जो है वो, और तीसरा जो है वो दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी तथा पूर्वी तटीय भाग है। जनसमूह को पढ़ने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व जो होता है उसको हम इस प्रकार मालूम कर सकते हैं कि किसी देश की जनसंख्या जो है वो कितनी है और वो कितने क्षेत्रफल पर फैली हुई है। तो जनसंख्या और उसके क्षेत्रफल का अगर हम पारस्परिक अनुपात निकालते हैं तो हमें जनसंख्या घनत्व जो है वो ध्यान में आता है या वो हम प्राप्त करते हैं। देखिए, किसी प्रदेश में निवास करने वाले लोग की संख्या और प्रदेश के क्षेत्रफल में पारस्परिक अनुपात से जनसंख्या का घनत्व पता चलता है।
यह घनत्व उस प्रदेश की उन्नति और भावी विकास के अनुमान में सरकार के लिए मददगार होता है। देखिए किस प्रकार मददगार होता है, कोई भी देश है वहाँ पे जो सरकार है उसको वहाँ के नागरिकों के लिए लोक कल्याणकारी योजनाएं संचालित करनी है, ठीक है, या अन्य कई प्रकार की जो है योजनाएं वहाँ पे लानी है। अगर उस सरकार को वहाँ की जनसंख्या का और जनसंख्या घनत्व के मालूमात होंगे तो वो उसके अनुपात में उस योजना का क्रियान्वयन करेगी। जैसे मान लीजिए राशन का वितरण करना है, किसी क्षेत्र के अंदर कितने लोग रह रहे हैं, अगर इसका पता सरकार को होगा तो वो उतनी मात्रा के अंदर सरकारी सहायता भेजेगी। अगर वहाँ पे लोग ज़्यादा रह रहे हैं और सहायता कम आ गई तो एक भगदड़ सा, अशांति सा, सरकार के विपरीत जो है वो माहौल हो सकता है और सरकार का जो मूल उद्देश्य है लोक कल्याणकारी, तो वो लोक कल्याण के हितों के अंदर कार्य नहीं होगा। ऐसे ही मान लीजिए कि सरकार को नया जो है राष्ट्रीय राजमार्ग या राजमार्ग बनाने हैं, उन राजमार्गों पे अगर सरकार को पता ही नहीं होगा कि यहाँ पे कितने जो है वाहन आते जाते हैं, कितने लोग यहाँ पे जो है नियमित रूप से परिवहन करते हैं, अगर उसका पता ही नहीं होगा तो उसकी चौड़ाई का या उसको कितना बड़ा बनाना है, कितनी उसकी चौड़ाई देनी है, 2 लेन बनाना है, 3 लेन बनाना है, 4 लेन बनाना है, इस चीज़ का अनुमान सरकार को नहीं होगा। तो जनसंख्या घनत्व जो होता है या जनसंख्या जो है वो सरकार के लिए मददगार है, सरकार उसे जनसंख्या घनत्व का पता लगाती है। अब जनसंख्या घनत्व जो है ये कई प्रकार से निकाला जाता है। हमारी जो पाठ्य पुस्तक है इसके अंदर जनसंख्या घनत्व के 5 प्रकार हमें दे रखे हैं: गणितीय घनत्व, आर्थिक घनत्व, कार्य घनत्व, कृषि घनत्व और पोषण घनत्व। इन सबको पढ़ने से पहले एक बार हम जनसंख्या घनत्व को जान लेते हैं कि वास्तविक रूप से घनत्व क्या है। जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए घनत्व को मुख्य आधार माना जाता है। जनसंख्या के जितने भी विभिन्न पहलू हैं उन सबको अगर हम ध्यान में दें तो उसके लिए मुख्य रूप से किसका अध्ययन किया जाता है, जनसंख्या घनत्व का अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या घनत्व के कई प्रकार होते हैं, प्रत्येक पहलू अपनी तरह से जनसंख्या विश्लेषण में सहयोगी होता है। अतः वैसे हम संक्षिप्त जो जानकारी इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम जनसंख्या घनत्व को जानें तो प्रति इकाई वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जो संख्या होती है वो क्या कहलाता है, जनसंख्या घनत्व कहलाता है उस क्षेत्र का। अब देखिए पहला जो गणितीय सूत्र है या गणितीय घनत्व जो है जनसंख्या घनत्व का वो क्या है, किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या तथा उस क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल का अनुपात गणितीय घनत्व कहलाता है। इसका सूत्र भी दिया हुआ है इसमें, गणितीय घनत्व इज इक्वल टू जनसंख्या घनत्व अपॉन क्षेत्रफल। मतलब वहाँ की कुल जनसंख्या के अंदर कुल क्षेत्रफल का भाग दे देंगे तो वहाँ का गणितीय जनसंख्या घनत्व निकल कर हमारे सामने आ जाएगा। इसका एक प्रश्न भी है जो हम अभी सोल्व करेंगे, देखिए ना आगे। दूसरा जो है वो है आर्थिक घनत्व। आर्थिक घनत्व क्या होता है, किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या तथा उस क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों की क्षमता के अनुपात को आर्थिक घनत्व कहते हैं। आर्थिक घनत्व को निकालने का जो सूत्र है वो क्या है, कुल जनसंख्या के अंदर जो है आर्थिक संसाधनों की उत्पादन क्षमता का जो है अगर हम भाग लगा देते हैं तो हमारे आर्थिक जो घनत्व है वो निकल कर सामने आता है। तीसरा जो है वो है कार्य घनत्व। कार्य घनत्व क्या है, किसी क्षेत्र में निवास करने वाली कुल जनसंख्या तथा कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल का अनुपात कार्य घनत्व कहलाता है। जैसे कार्य घनत्व निकालने के लिए क्या करना होगा, कुल जनसंख्या जो है उसके अंदर कृषि योग्य भूमि जो है उसका हम क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे। जो परिणाम सामने निकल कर आएंगे वो क्या है, कार्य घनत्व को प्रदर्शित करते हैं। आगे देखिए कृषि घनत्व, किसी क्षेत्र की कृषि जनसंख्या तथा उस क्षेत्र की कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल का अनुपात जो है वो कृषि घनत्व कहलाता है। कृषि घनत्व को निकालने के लिए कृषक जनसंख्या, अब तक जो हम पढ़ रहे थे उन सबके अंदर कुल जनसंख्या थी, लेकिन यहाँ पे कृषक जन की संख्या, जो लोग कृषि कार्य में संलग्न है उसके अंदर कृषि योग्य भूमि, जो कृषि जितनी भूमि के ऊपर कृषि की जा रही है और कितने लोग उसके अंदर कृषि कर रहे हैं, तो जितने लोग कृषि कर रहे हैं, कृषक कार्य करने वाले लोगों की जनसंख्या के अंदर कृषि किए जाने योग्य जो भूमि है उसका अगर भाग लगाते हैं तो कृषि घनत्व जो है वो निकल कर सामने आता है, जो सरकार के कई तरह से काम आता है। जिस प्रकार के कितने क्षेत्र के ऊपर बुआई हुई, कृषि कार्य से कितनी प्रतिशत जीडीपी प्राप्त हो रही है, या फिर अगर जैसे मान लीजिए वर्तमान समय के अनुसार अगर बारिश जो है वो समय पर नहीं हुई, अतिवृष्टि हो गई या अनावृष्टि हुई तो उससे कृषि में कितना खराब आया, सरकार को उसके लिए कितनी जो है सहयोग राशि देनी है, ठीक है, या कितना उत्पादन होने की उससे संभावना है, समर्थन मूल्य उसको क्या रखना चाहिए, इन सब चीज़ों के निर्धारण के लिए कृषि घनत्व जो है वो निकाला जाता है। अंतिम जो है वो है हमारा पोषण घनत्व। किसी क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या तथा क्षेत्र में भोज्य फसलों के क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो पोषण घनत्व कहलाता है। पोषण घनत्व को निकालने के लिए कुल जनसंख्या के अंदर भोज्य पदार्थों का क्षेत्रफल जो है उसका भाग लिया जाता है कि कितने प्रतिशत भूभाग के ऊपर भोज्य संबंधी पदार्थ जो है उनका उत्पादन हुआ, उन सबका भाग अगर कुल जनसंख्या में लगाते हैं तो पोषण घनत्व जो है वो हमें निकल कर प्राप्त होता है।
अब तक हमने जो है घनत्व के 5 प्रकार हैं उनको जान लिया। एक प्रश्न जो है वो दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए जो है एन प्रदेश का क्षेत्रफल जो है वो 100 वर्ग किलोमीटर है तथा जनसंख्या जो है वहाँ की कितनी है, 1.5 लाख है। जनसंख्या का घनत्व किस प्रकार निकाला जाएगा। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन जो है वो 2019 के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पेपर में भी पूछा है, तो हमें इसको ध्यान रखना है। हमें ऐसा प्रश्न आगे भी पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ जो प्रश्न पूछा है इसके अंदर किसी प्रकार के घनत्व की बात नहीं की, सीधा सीधा इसने जनसंख्या का घनत्व पूछा है, तो इसका संबंध जो है वो हमें गणितीय घनत्व से लेना है। और गणितीय घनत्व को जो निकालने का सूत्र था उसमें था जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या बटे हुए क्षेत्रफल। तो जनसंख्या के अंदर क्षेत्रफल का भाग देना है, इसी पर तो उससे घनत्व प्राप्त होगा। तो वहीं अगर हम यहाँ पे जनसंख्या जो 1.5 लाख है उसके अंदर घनत्व 100 व्यक्तियों का अगर हम भाग देते हैं तो हमारे जनसंख्या घनत्व जो है प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है वो निकल के आता है। इसके आगे देखिए विश्व में जनसंख्या का वितरण जो है या जनसंख्या घनत्व का जो वितरण है वो किस किस प्रकार है। जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक तो हमने पहले पढ़े ही थे, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक भी हमने पढ़े थे, अलग अलग भागों के अंदर विभाजित करते। तो देखिए जनसंख्या का वितरण जो है, जनसंख्या घनत्व का वितरण वो किस किस प्रकार से है। देखिए विश्व में जनसंख्या का जो घनत्व है प्रादेशिक आधार पर भिन्नताओं को दर्शाता है। अलग अलग प्रदेश के अंदर अलग अलग जनसंख्या का घनत्व है। कुछ आंकड़े जो हमने पहले की स्लाइड्स में पहले की वीडियो में देखे तो उससे हमें स्पष्ट भी होता है कि ऐसा नहीं है कि हर देश के अंदर जनसंख्या घनत्व समान हो या हर प्रदेश के अंदर जनसंख्या घनत्व समान हो। अलग अलग प्रदेश में वहाँ की भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक दशाओं के कारण वहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो किस प्रकार है, भिन्न भिन्न है। विश्व के जिन क्षेत्रों में जनसंख्या का वितरण अधिक मिलता है वहाँ जनघनत्व भी अधिक पाया जाता है। विश्व के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो हमने जैसे महाजनसमूह पढ़े थे, इन जनसमूहों के अंदर भी कुछ देश ऐसे थे जहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे क्षेत्रों के अंदर जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी तो स्वाभाविक सी बात है जनसंख्या ज़्यादा होगी तो जनसंख्या घनत्व भी जो है वो अधिक होगा। संपूर्ण विश्व में जनसंख्या घनत्व का स्तर भारी विषमताओं को दर्शाता है। बहुत ज़्यादा अंतर है, ऐसा नहीं कुछ आंकड़ों का बहुत ज़्यादा अंतर है, वो भारी विषमता जो है उसको प्रदर्शित करता है। विश्व में कहीं जनसंख्या घनत्व जो है प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में मिलता है, तो कहीं पर जो है 7,797 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, इतना भी यहाँ का जनसंख्या घनत्व जो है वो है। इन विविधताओं के आधार पर विश्व को जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से मुख्यतः निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। जो जनसंख्या के घनत्व का जो विभाजन है इसमें विश्व को 5 भागों में हम विभाजित करते हैं। अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र, अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र, अधिक जन घनत्व वाले क्षेत्र, सामान्य जन घनत्व वाले क्षेत्र, कम जन घनत्व वाले क्षेत्र और प्राय जनविहीन या जो निर्जन व्यक्ति है, इस प्रकार के क्षेत्र जो हैं इन क्षेत्रों को हमने इसको विभाजित किया है। सबसे पहले हमने देखा है इसके अंदर अत्यधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र, अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र, सामान्य जनघनत्व, कम जनघनत्व और प्राय जनविहीन क्षेत्र। अब सबसे पहले जो आता है वो आता है हमारा अत्यधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र। अत्यधिक जो जनघनत्व वाले क्षेत्र है इसका जो हमने मापदंड रखा वो रखा है कि 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक जिन क्षेत्रों के अंदर लोग रहते हैं उसको इस क्षेत्रों के अंदर सम्मिलित किया गया है। और ऐसे क्षेत्रों के अंदर कौन कौन से देश जो हैं वो सम्मिलित हैं, इसके अंदर पूर्वी व दक्षिण पूर्वी एशिया, पश्चिमी व मध्यवर्ती यूरोप तथा उत्तरी और पूर्वी अमेरिका जो क्षेत्र हैं वो इसके अंदर सम्मिलित किए हैं। इसके अलावा जो है सागर तटीय भाग, यूरोप की औद्योगिक पेटी में भी जनघनत्व अधिक मिलता है। दूसरा जो है हमारा अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र, इसमें 101 से लेकर 200 व्यक्ति प्रति वर्ग 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो जिस क्षेत्र में मिलते हैं उसे अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र कहते हैं। और इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं इसके अंदर जो है दक्षिण पूर्वी व एवं पूर्वी यूरोप, मध्य उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के तटवर्तीय भाग, अफ्रीका के तटवर्तीय भाग, दक्षिण पूर्वी एशिया के आंतरिक भाग और उत्तरी पश्चिम चीन, मध्यवर्ती भारत, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया आदि क्षेत्र जो है इसको सम्मिलित किया जाता है। तीसरा जो है उसके अंदर 11 व्यक्ति से लेकर 100 व्यक्ति तक का जो क्षेत्र है, 10 से अधिक, ठीक है, हमारी बुक में 10 दे रखा है, यहाँ पे 11 लिखा हुआ है, तो 11 से लेकर 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों को इसके अंदर सम्मिलित किया जाता है। इसमें जो लोग हैं, क्योंकि यहाँ के जो मुख्य व्यवसाय हैं उसके अंदर अस्थायी कृषि, पशुचारण, वानिकी, मरुस्थलों के निकट कृषि वाले क्षेत्रों में जनघनत्व जो है वो कम पाया जाता है। और चौथा जो है हमारा कम जनघनत्व वाला क्षेत्र है जिसमें 1 व्यक्ति से लेके 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या 6 व्यक्ति से लेके, हमारी बुक में 1 व्यक्ति दे रखा है और यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, हम 1 भी मान सकते हैं, तो 1 को ही मान लीजिए हमारी बुक के अनुसार। तो 1 व्यक्ति से जो है 1 से 10 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर के अंदर जहाँ रहते हैं तो उस क्षेत्र को कम जनघनत्व वाला क्षेत्र जो है माना जाता है। इसमें सूडान, लीबिया, मालागासी, कनाडा, उत्तरी अर्जेंटीना, पेरू,
इक्वाडोर, पश्चिमी साइबेरिया, बोर्निया आदि क्षेत्र जो हैं उसको सम्मिलित करते हैं। और प्राय जन विहीन जो क्षेत्र हैं जहाँ 5 व्यक्तियों से कम या 1 व्यक्ति से कम जनसंख्या घनत्व जो है वो पाया जाता है, तो ऐसे क्षेत्र जो हैं विश्व के लगभग 70% भाग पर इस प्रकार का जो है क्षेत्र हैं जहाँ पे जन विहीन क्षेत्र से हैं। इसके अंदर अति शीतल प्रदेश जो हैं वो, जिसे हम टुंड्रा प्रदेश के नाम से जानते हैं, अति आर्द्र प्रदेश जो है वो, जिसे हम भूमध्य रेखीय वनों के भूमध्य रेखीय प्रदेश जानते हैं, और अति शुष्क प्रदेश जो मरुस्थल के जैसे हैं या उच्च पर्वतीय क्षेत्र जो हैं इनको इसके अंदर सम्मिलित किया जाता है। इसको हम मानचित्र के माध्यम से समझ भी सकते हैं। इसके अंदर प्रति वर्ग किलोमीटर के आधार पर जो है मानचित्र में दिखाया गया है कि प्रति इकाई वर्ग किलोमीटर के अंदर जनघनत्व कितना कितना है। तो जो बहुत ज़्यादा ब्लैक हो रखा है, पूरा डार्क ब्लैक है, उसे जो है 250 व्यक्ति से अधिक, जो मतलब अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं उसको दर्शाया गया है। 101 से लेकर 250 तक के वाले जो क्षेत्र हैं उसे हमने खड़ी लकीरों के माध्यम से समझाया है। जो बॉक्स के जैसे हैं उसे, जिसके अंदर जो है सामान्य जनघनत्व वाले क्षेत्र है, जिसमें 11 से लेकर 100 जनसंख्या है, 6 से लेकर 10 तक की जनसंख्या उसको हमने डॉट के माध्यम से दिखाया। और जो एकदम हमें खाली सा नजर आ रहा है जहाँ किसी प्रकार की कोई आकृति बनी हुई नहीं है, वो जनविहीन क्षेत्र हैं। नेक्स्ट जो इसके आगे हम जनसंख्या वृद्धि पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाले जो नए वीडियो हैं उनकी अपडेट जो है वो निरंतर मिलती रहे। थैंक यू।